भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर मेरी तरफ से, मेरे सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूअर्स की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हर नेता ने इस देश में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर हम ये देखेंगे कि पिछले 10-11 साल में क्या ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव आए जिसने देश में इंपॉर्टेंट चेंजेस किए, या जिसको आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पैरामीटर में देश को आगे बढ़ाया। हर चीज में हम उसमें कमियां भी निकाल सकते हैं, उसकी अच्छाइयां भी निकाल सकते हैं। हम साल भर तो कमियां निकालते ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारा काम भी है कि देश में अगर कहीं कुछ सुधार हो सकता है और वो नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से हम उसमें कमियां निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बात सरकार तक पहुंचे और जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं वो उस बात को ध्यान से देखें और जो भी संभव हो वो उसमें सुधार करें। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि पिछले 10-11 साल में जब से मोदी जी ने भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से ऐसे 25 महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए जिसको देखकर निश्चित रूप से हमें लग सकता है कि इस देश में सुधार हुआ है, तरक्की हुई है। आपके और मेरे विचार अलग हो सकते हैं, इसीलिए मैं आज जो आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आया हूं ये हार्डकोर डेटा है। मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए जैसा मैं हर बार वीडियोस में करता हूं कि मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, आज पिछले 10-11 साल में मोदी साहब के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल में डेवलपमेंट हुए उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। इसको देखना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद बदलाव नहीं हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, सुधार तो हुआ है और हम उसको फील कर भी रहे हैं। और शायद अगर नोटिस नहीं किया हो तो इस सूची को देखने के बाद आप नोटिस करने भी लग सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को आखिर तक देखिएगा। सभी 25 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सिंस 2014 अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी सेक्टर को लेके बात कर रहा हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो था जन धन योजना। करीब 2.3 लाख करोड़ डिपॉजिट। अब ये जनधन योजना किसके लिए थी? गरीबों के लिए थी। गरीबों के पास 500 रुपए, 1000, 10,000 जो भी छोटा मोटा अमाउंट रहता होगा वो कहां रखते थे? उनके पास तो बैंक अकाउंट थे नहीं। इसीलिए या तो वो चोरी हो जाता था, वेस्ट हो जाता था और उस पर उनको ब्याज भी नहीं मिलता था। आज उसी जनधन अकाउंट में इस समय करीब 50 करोड़ जनधन अकाउंट खुल चुके हैं और उसमें करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए आप ये कह सकते हो कि डिपॉजिट है। तो गरीबों का पैसा आज देश के काम आ रहा है, ये बात भी आप कह सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो था डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आपको पता है भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, हर लेवल पे भ्रष्टाचार है और खासकर जब ट्रांजैक्शन का टाइम आता है तो भ्रष्टाचार बहुत हो जाता है। और ये तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं और करीब 18-19 पैसे नीचे पहुंचता है। इसका मतलब लीकेज थी। आज करीब भारत सरकार की 1300 स्कीमें चल रही हैं और सब में अगर मनी ट्रांसफर है तो थ्रू बैंकिंग ट्रांसफर है। 34 लाख करोड़ रुपए आप ये समझिए कि भारत का थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ है। अगर आप इसमें 1% कमीशन भी लगा दे तो कितना बनता दोस्तों? इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था और करीब 2.7 लाख करोड़ की सेविंग हुई है स्टाफ को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर और बाकी जो सरकारी ओवरहेड्स होते हैं उनको लेकर। रिश्वत हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। अब समझिए कि अगर 19 पैसे पहुंचते या 19% पहुंचता, या मैं 20 भी मान लेता हूं, तो 34 लाख रुपए सरकार भेजती, 34 लाख करोड़ रुपए सरकार भेजती और नीचे पहुंचते पहुंचते 7 लाख ही पहुंचता। सोचिए कितना बड़ा घपला था। मतलब 25 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में रिश्वत में खर्च हो जाते। ये खतरनाक काम था जिसको मोदी ने डीबीटी लाकर, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जीएसटी हर महीने हम करीब 1.8 लाख करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। करीब 1.4 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं वो जुड़े हैं इस पूरे सिस्टम में। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर,
निश्चित रूप से जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हुई है, 2 ट्रिलियन की थी 4 ट्रिलियन के आसपास है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे की हम बात करते हैं, 15 लाख करोड़ रुपए का अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो 91,000 थी, 91,000 करोड़ का जो 91,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी वो बनके करीब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास हो गई हैं। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। फिर बात आती है रेलवेज को लेकर, करीब 2.5 लाख करोड़ का बजट और 40,000 किलोमीटर की जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो कोयले की चोरी, पॉल्यूशन, ये सब एड्रेस हुआ और 50 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन जो कनेक्टिविटी थी वो सुधरी। इसीलिए आजकल आपको ट्रेन में जगह भी मिल जाती है और आपको सफाई भी देखने को मिल जाती है। एयरपोर्ट्स 4,500 करोड़ रुपए लगाए गए उड़ान माध्यम में और 74 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल 148 एयरपोर्ट इस समय हिंदुस्तान में है और सुविधाएं तो बड़ी ही है। पीएलआई स्कीम, करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 3 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट, ये हमारे सामने देखने को मिला है। रही बात पीएम किसान की, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू रहा। करीब 2.8 लाख करोड़ आज तक हम करीब किसानों को दे चुके हैं और 12 करोड़ किसानों के खाते में सीधा ये पैसा गया है। 6,000 रुपए साल का या 2,000 रुपए की किस्त जो हम देते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, कहा जाता था बिजली नहीं आती गांव में, करीब 18,000 विलेज जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं थे वहां बिजली पहुंचाई गई और करीब 3 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची। 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास के क्लेम थे और 50 करोड़ किसानों को करीब फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए सस्ते दरों पर एलपीजी कनेक्शन, फ्री कनेक्शन और करीब 10 करोड़ के आसपास कनेक्शन दिए गए और 13,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी का खर्च आया। आयुष्मान भारत, 50 करोड़ बेनिफिशियरी, 6 करोड़ प्लस हॉस्पिटल एडमिशन, खर्चा हुआ 70,000 करोड़। दोस्तों, आदमी अगर बीमार पड़ता है ना तो पूरे घर का बजट क्या, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। चाहे वो पुलिस केस हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो या कोर्ट का मामला हो, जहां तक हो सके इनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो कुछ प्लान किया होता है ये 3 चीजें हमेशा बिगाड़ देती। सोशल वेलफेयर, स्वच्छ भारत में $100 बिलियन की हेल्थ सेविंग हुई, 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट हुए, क्योंकि अगर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट रहेगा तो निश्चित रूप से वहां पे समस्याएं रहने वाली है। एक और जो महत्वपूर्ण घटना रही और जिसका पॉलिटिकल फायदा मोदी साहब को बहुत मिला वो था हाउसिंग फॉर ऑल। 4 करोड़ घर बना के दिए गए, करीब 3.5 लाख करोड़ का सब्सिडी दिया गया, जिससे 4 करोड़ घर बने। अब 4 करोड़ घर का मतलब है दोस्तों, अगर एवरेज फैमिली साइज 5 है तो आप समझ लीजिए 20 करोड़ लोगों को छत मिली। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना तो बहुत सारे देशों की आबादी नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनको पूरा का पूरा घर बना के सरकार ने दे दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं, 3 करोड़ लोगों को करीब 14 करोड़ कनेक्शंस मिले और करीब इसमें 3.5 लाख करोड़ का खर्चा आया। फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें, एफडीआई पोटेंशियल जो हमारा $100 बिलियन, हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत के पोटेंशियल के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि इससे ज्यादा तो छोटे देश, वियतनाम जैसे देश, कोरिया जैसे देश वो ले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एक कह सकते हो कि अचीवमेंट है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से अचीवमेंट नहीं मानूंगा। ये एक चैलेंज रहेगा मोदी साहब को कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। और हम 125 देशों की बात कर रहे हैं, 125 देशों में अगर हम सब 100 बिलियन की बात कर रहे हैं तो एक देश से कितना आया, 1 बिलियन, कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक चुनौती है, लेकिन आया है, इसलिए मैं इसको अचीवमेंट में रख रहा। फॉरेन पॉलिसी का जो अगर हम बात कर ही रहे हैं एफडीआई को लेकर, ये करीब $600 बिलियन और $83 बिलियन आया 21-22 में, लेकिन सवाल ये है कि तो बहुत कम है। तो इस बात को हम ध्यान से देखना चाहेंगे। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में करीब $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और जो कैपेसिटी 32 गीगावाट से बढ़कर करीब 180 गीगावाट
हो गई, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एलईडी बल्ब फ्री बांटे गए। आपको पता है कि एलईडी बल्ब सस्ते भी हैं और ऊर्जा भी कम खाते हैं। 36 करोड़ बल्ब बांटे गए। और आज हालत क्या है, जब शुरू में आपको याद होगा दोस्तों, बाजार में आप एलईडी बल्ब लेने जाते हो तो 400 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए से नीचे कोई एलईडी बल्ब नहीं था। आज बल्ब की जो कीमत है वो 25, 30, 40, 50 रुपए से नीचे ही है। और हजारों सेकेंड हैंड बल्ब आपको एलईडीज मिल जाते हैं, क्योंकि फिलामेंट बल्ब सेकेंड हैंड नहीं मिलते थे, एलईडीज मिल जाते हैं, रिपेयर करके आप उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ, जिसके कारण बिजली की भी बचत हुई और लोगों के पैसे भी बचे, और बहुत सारी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज इसके आसपास खड़ी हो गई। फिर बात कर रहे हैं हम इसरो की। करीब 1100 करोड़ रुपए का फॉरेन रेवेन्यू कमाया गया, जबकि पहले जो कहा जाता था कि जो रॉकेट इंडस्ट्री है ये सरकारी डिपार्टमेंट है, आज ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है। और 400 से ज्यादा सैटेलाइट भारत के और विदेशियों के भारत ने छोड़े हैं। ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3G की हम बात कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन का प्रोजेक्टेड डिजिटल इकोनॉमी है, और हम कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर इस समय ऑलरेडी है 5G के। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे सामने है। यूपीआई, हर महीने 17 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और अगर नंबर देखें तो 10 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शन है। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी। ऐसा नहीं है कि बाकी एरिया में काम नहीं हुआ, बहुत हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो लैंडमार्क काम थे वो ये हुए। डिफेंस में हमने बहुत काम किया, टेलीकॉम में किया, रेलवेज में हुआ, रोडवेज में हुआ, पोस्टल डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया गया, इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, स्टॉक मार्केट्स को रिफॉर्म किया गया, बैंकिंग को रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म बहुत हुए। ये मैं वो आपके सामने रख रहा हूं जहां पे आप आंकड़े देख सकते हैं। सुधार है, बहुत सारे पॉलिसी में सुधार है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पोर्ट के ऊपर काम चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुधार तो हुआ है। तो इसीलिए आज शुभ दिन पर मोदी जी को हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जो देश की सेवा करी, हम उसके लिए आभारी हैं। आप इसी तरह से लगे रहिए, लेकिन जो कुछ कमियां हैं इस देश की, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी इस लेगेसी को कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे और व्यक्ति होंगे जो इस स्पीड को और बढ़ाएंगे। एक अच्छा लीडर अपने पीछे अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और एक अच्छी टीम देता है, ये उस लीडर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आने वाले दिनों में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे पर, महत्वपूर्ण घटना पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।